नमस्कार। बेस स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम भारतीय संविधान के विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर चर्चा करेंगे। पिछले 2 वीडियोस भी हमारे इसी पर हुए हैं। उनमें हमने देखा है हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है और संविधान के निर्माण का रास्ता, उसमें आने वाली समस्याएं और उस समय की भारतीय परिस्थितियाँ और उस समय संविधान निर्माण के लिए जो संविधान निर्माता थे उन्होंने किस किस देश से क्या क्या स्रोत लिए, ये हमने देखा। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ब्रिटिशों की भारतीय संविधान में क्या भूमिका है, इस पर चर्चा करेंगे और किस तरीके से उन्होंने यहाँ पे भारत में अपने पैर पसारे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में जो वहाँ की महारानी है एलिजाबेथ, उसने एक चार्टर लिखा उनके नाम का। हाँ, आपको भारत में जाके जो है व्यापार करने की उन्हें उस चार्टर के द्वारा अनुमति दे दी गई 1600 ईस्वी में। तो फिर क्या है, उसके बाद वे यहाँ पे आके व्यापार करने लगे। धीरे धीरे क्या है, उन्होंने यहाँ पे शासन किया और यहाँ पे भारत में अपने पैर जमा लिए। ये थोड़े थोड़े समय अंतराल के बाद उन्होंने अपनी गतिविधियों को बढ़ाया और इन गतिविधियों को जो है हम एक्ट और अधिनियम, हिंदी में अधिनियम बोलते हैं, इंग्लिश में एक्ट बोलते हैं, उनके द्वारा एक एक करके एक संवैधानिक रूप से भारत के लिए एक संवैधानिक सीढ़ी, जैसे एक सीढ़ी होती है ऐसी एक सीढ़ी तैयार की अपने अधिनियमों से। और भारत का जो संविधान है उन्हीं अधिनियमों में से आधे से अधिक लिया गया है। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने 1757 और 1764 में 2 लड़ाइयाँ लड़ी। 1757 में कौन सी लड़ाई लड़ी? प्लासी की। और 1764 में एक बक्सर का युद्ध लड़ा। उसके बाद उन्होंने क्या है, अपने अच्छे से भारत में पैर जमा लिए, बंगाल पे अधिकार कर लिया उन्होंने। और जो क्या है 1765 में उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इनके जो दीवानी मामले हैं उन पे अपना अधिकार कर लिया और दीवानी मामलों के न्याय भी यही लोग करने लगे। तो धीरे धीरे क्या है, ये लोग यहाँ पे व्यापार तो करते ही थे, यहाँ पे रिश्वतखोरी करने लगे और क्या है, भ्रष्टाचार फैल गया उन्हीं के खुद के व्यापार में। वे कंपनी की तरफ से तो व्यापार करते ही थे, लेकिन जो है अपना एक साइड बिजनेस जैसे कर लेते हैं खुद का, ऐसे करने लगे और यहाँ पे भ्रष्टाचार फैल गया। और भारतीय मूल के जो व्यक्ति हैं उनसे भी रिश्वत और जो अन्य जो उन पर कार्रवाइयाँ करते थे ये सब करने लगे। तो जब ज़्यादा भ्रष्टाचार हो गया तो ब्रिटिश मूल की जो महारानी थी उस समय की, तो उन्होंने क्या है, एक 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेट का मतलब होता है नियंत्रण करना है, तो रेगुलेटिंग एक्ट पास किया जिससे उनकी गतिविधियों को नियंत्रित किया जाए। तो इस आधार पे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट निकाला गया और उससे बाद में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से बाद में 1784 और इसी तरीके से धीरे धीरे एक एक करके अधिनियम और एक्ट पास किए गए, जो हमने बताया भारतीय संविधान की सीढ़ियाँ बनी। मतलब एक एक स्टेप बढ़ता चला गया और भारतीय संविधान के जो पृष्ठभूमि है, जो भारतीय संविधान है, वो बनता चला गया धीरे धीरे। तो देखते हैं यहाँ पे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। सबसे पहले हम देखेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से और 1857 तक, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से और 1857 तक क्या है, एक कंपनी का शासन रहता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन। और 1858 से 1947 तक ये जो शासन है वो सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला जाता है। मतलब जो फैसले होंगे वो ब्रिटिश मूल करेगा। ठीक है, तो इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला एक कंपनी का शासन और नंबर 2 ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज का शासन। 1773 से 1857 तक
कंपनी का शासन, और 1858 से 1947 तक जो है ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज का शासन। तो ये दो भागों में करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो चलिए देखते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट कौन कंपनी के शासन के अंतर्गत पढ़ते हैं। हमने बताया था पहले कि हम दो भागों में बांटकर जो संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसे दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। पहला इधर देखते हैं 1773 से 1857, और जो नंबर 2 है उसे 1858 से 1947 तक, यानी कि भारत शासन अधिनियम, जब भारत आजाद हो गया तब तक। इसे हम कंपनी का शासन कहते हैं, यानी कि पूरा नाम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कह देते हैं, और इसे ब्रिटिश क्राउन यानी कि ताज का शासन, ताज का शासन। तो जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को हम कंपनी के शासन के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो देखते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब इधर आ जाते हैं थोड़ा सा, इसमें जो है ये इसकी कुछ खास बातें हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की। इसमें हम एक एक करके देखेंगे कि क्या क्या इसकी खास बातें हैं और क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, ये सभी देखेंगे। तो देख लेते हैं, एक एक करके देखेंगे। यहाँ मैंने कुछ विशेषताएं लिखी हैं, बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए थोड़ी लिख पाया हूँ, तो एक एक करके इन्हें देख लेते हैं। पहले देखेंगे जो इसमें कंपनी थी, जो क्या है मैंने बताया पहले कि जो क्या है उसके व्यापार में, वे खुद तो व्यापार करते ही थे कंपनी के लिए, वे खुद भी अपना एक अलग व्यापार करने लगे। और क्या है, अपने कार्यों में भ्रष्टाचार उनके कार्यों में ज़्यादा बढ़ गया। क्या है, भारतीयों से रिश्वत लेने लगे, और जो भारतीय हैं यहाँ के उन पर अपने हक जमाने लगे और अपने तरीके से भारतीयों पर शासन करने लगे। और यहाँ पे उनके पास बंगाल, बम्बई और जो मद्रास है, ये 3 प्रेसिडेंसियां आ चुकी थी। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट उनके कार्यों को नियंत्रित करने के लिए और भी तथा प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता देने के लिए और केंद्रीय प्रशासन की जो नींव रखी गई, जो इसके लिए प्रमुख प्रावधान किए गए हैं। इन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पर लिखे हुए हैं, वैसे यहाँ पर कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित किया गया। यहाँ पर नियमित और नियंत्रित किया गया। नियमित और नियंत्रित करने का मतलब है जो उनके कार्य थे बस वे व्यापार ही करेंगे और अन्य उनका कोई काम नहीं है। खाली क्या है, उनका कार्य क्या है, व्यापार करना, व्यापार करेंगे और उनका कोई अन्य काम नहीं है। उनके लिए क्या है, ये अधिनियम पारित कर दिया गया और इसमें कह दिया गया कि आपको खाली व्यापार करना है, आपके लिए रिश्वत जो है प्रतिबंधित है। नंबर 2 पे है कंपनी के जो प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य हैं, जैसे कि प्रशासनिक कार्य और राजनीतिक कार्य, वैसे तो व्यापार के लिए आई थी कंपनी, लेकिन क्या है उन्होंने धीरे धीरे जो वहाँ की मैंने बताया अभी बंगाल की और मद्रास की तथा बम्बई की जो प्रेसिडेंसी थी उन पर उन्होंने शासन किया। शासन के लिए उन्होंने प्रशासनिक जो गतिविधियां और राजनीतिक गतिविधियां उनको मान्यता मिल गई थी, किसके द्वारा, जो ब्रिटिश सरकार है उसके द्वारा। और नंबर 3 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा केंद्रीय शासन की जो है नींव रखी गई। ये कैसे, केंद्रीय शासन की नींव, केंद्र यानी कि सेंटर, सेंटर यानी कि एक ही जगह जो है एक ही जगह से सत्ता चलेगी, मतलब एक ही जो है कंपनी जो है पूरे देश के का सेंटर हो गई। अब हाँ, हम ही हैं यहाँ की सरकार और केंद्रीय प्रशासन की उन्होंने नींव रखी कि कंपनी ही पूरे भारत को चलाएगी और धीरे धीरे अपना विस्तार कंपनी करने लगी। तो क्या है, यहाँ पे जो व्यापार का ही खाली काम था, लेकिन क्या है कंपनी को जब प्रशासनिक और राजनीतिक जो है यहाँ पे कार्यों को उनकी मान्यता मिल गई, उन्हें बढ़ावा मिला, तो उनके जो है और हौसले बुलंद हो गए और वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे।
तो जो इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट यानी कि जो नियंत्रित अधिनियम है उसकी कुछ विशेषताएं हैं, वो एक एक करके देख लेते हैं हम। जो उसकी पहली विशेषताएं हैं, उस पहली विशेषता में जो यहाँ बंगाल का जो गवर्नर था, पहले बंगाल का गवर्नर कहते थे उसे, और यहाँ पे उसे उसका नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल, गवर्नर से गवर्नर जनरल उसके पद का नाम कर दिया गया। और उसके लिए 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। ये जो है 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। और ऐसा जो प्रथम गवर्नर जनरल बना वो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स बने। ये लिखा है यहाँ पे, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ये प्रथम विशेषता थी इसकी। दूसरी विशेषता देख लेते हैं। बंबई और मद्रास के जो गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर के अधीन आ गए। जो यहाँ पर बंगाल जो प्रेसिडेंसी थी उसके अधीन मद्रास और जो बंबई प्रेसिडेंसी है वे आ गई। जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी वो वहाँ उन्होंने अपना जो है मुख्यालय बना लिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और उसी के अंतर्गत बंबई और मद्रास के जो गवर्नर है और जो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। तो नंबर 3 देखते हैं। कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके अंतर्गत एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश को रखा गया। जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था सर एलियास इम्पे। यहां देख लेते हैं। जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था एलियास इम्पे। और उसी उच्चतम न्यायालय में 3 अन्य न्यायाधीश भी थे, जिनके नाम क्रम से इस प्रकार है। तो यहाँ पे एक एक करके इनके नाम देखेंगे। 3 अन्य न्यायाधीश थे। पहले का नाम है चैम्बर्स। पहले का जो नाम है चैम्बर्स। और नंबर 2 है लिमेस्टर। और नंबर 3 है हाइट। ये 3 जो है अन्य न्यायाधीश थे जो उच्चतम न्यायालय में थे। और जो 1773 मतलब जो 1774 में ये उच्चतम न्यायालय बना, इसमें जो मुख्य न्यायाधीश थे ये उसके अधीनस्थ कार्य करते थे। ठीक है। और फिर इसकी जो अन्य विशेषताएं हैं उसमें जो भारतीय थे उनसे रिश्वत लेना, और जो अन्य कार्य करते थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कार्य, जो वहां पे के गवर्नर जनरल थे और कंपनी के जो सैनिक थे या उन कंपनी को चलाने वाले प्रशासनिक जो कार्यकर्ता थे, वे खुद भ्रष्टाचार में इतने लीन हो गए थे। और इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या हुआ, उनकी गतिविधियों पर रोक लगाई गई और भारतीयों से रिश्वत लेना वगैरह वगैरह ये काम इनके खत्म हो गए। रिश्वत लेना, उन पर मार पिटाई उनकी कम करना और अन्य राजस्व के जो मामले उन्होंने लगाने लगे वे सब खत्म कर दिए गए। खत्म तो मैंने थोड़ा बहुत नियंत्रित करने की कोशिश की गई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। और इसमें एक विशेषता और है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं कंपनी का, जगह कम है थोड़ा सा मिटा देते हैं इसे। यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स।
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है ये क्या है, कंपनी की जो गवर्निंग बॉडी है उसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं। क्या है, इसके अंतर्गत आ गए जो कंपनी का जो कार्य था वो और सशक्त हो गया। कंपनी इसके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अधीनस्थ आ गए, जो कंपनी के कार्य थे वे और सशक्त हो गए और उन पे जो है नियंत्रण काफी हद तक प्रभावी हुआ और वे कंपनी को जो है अच्छी तरीके से नियंत्रित कर लिया गया। तो देखते हैं 1781 का सेटलमेंट एक्ट, इसके क्या क्या प्रावधान थे, क्यों बनाया गया, ये देखते हैं। इसके अंतर्गत क्या हुआ, 1781 के सेटलमेंट एक्ट के अंतर्गत ये जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बनाया था, इसकी कमियों को दूर करने के लिए 1781 का सेटलमेंट एक्ट है, ये 1781 का सेटलमेंट एक्ट जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसकी कमियों को दूर करने के लिए बनाया गया। कमी क्या थी, जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो विधि बनाने के अधिकार थे वे भी कलकत्ता को दे दिए। कलकत्ता को क्यों दे दिए गए, क्योंकि कलकत्ता में ही उच्चतम न्यायालय बना दिया गया था 1774 में, और फिर 1781 में क्या है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के विधि बनाने के अधिकार क्या है, कलकत्ता को, जो कलकत्ता की सरकार है उन्हें दे दिए गए। उसके बाद आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। यहाँ देखेंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इसके अनुसार क्या है, एक दोहरे शासन का प्रारंभ हुआ। दोहरे शासन का क्या है, उसमें व्यापार के मामले अलग और क्या है, राजनीतिक के मामले अलग अलग जो है डिपार्टमेंट को सौंपे गए। यहाँ देखते हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसको क्या है, व्यापारिक मामले दिए गए। यहाँ पे व्यापारिक मामले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दिए गए, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर है उसको राजनीतिक मामले दिए गए। यहाँ पर इस प्रकार दोहरे शासन का प्रारंभ हुआ। और इसके बाद आता है 1791 का चार्टर अधिनियम। इसमें क्या हुआ, इसमें भी कोई ज्यादा खास बात नहीं हुई। इसमें थोड़ा सा जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बनाया गया, जो नियंत्रण बोर्ड बनाया गया, जो उसके सदस्य थे और जो उसके कर्मचारी थे बोर्ड ऑफ नियंत्रण के, जो उनका जो कर है, मतलब जो उनकी वेतन है, सैलरी है, जो भारतीय राजस्व में से, जो भारतीय टैक्स लिया जाता था उनमें से उनके वेतन वगैरह दिए जाने लगे। ये इसकी एक थोड़ी सी खास बात है 1791 के चार्टर एक्ट की। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए इन्हें, और आप स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं। वैसे यहाँ पे जो मैंने अभी 1791 का चार्टर एक्ट जो ये लिखा है, इसमें थोड़ी सी गलती हो गई, 91 की जगह 93 है यहाँ पे 1793। तो ये 1793 का चार्टर एक्ट है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, 1791 में लिखा गया था। जो इसके द्वारा क्या है, जो नियंत्रण बोर्ड है उसके जो कर्मचारी है और जो उसका मुख्य जनरल है, उसके सदस्य है और उसके कर्मचारी, उन्हें सभी को भारतीय राजस्व में से जो वेतन प्राप्त होने लगा। तो देखते हैं 1813 का चार्टर अधिनियम। हमने इससे पहले 1793 का चार्टर अधिनियम पढ़ा था, और अब देखते हैं 1813 का चार्टर अधिनियम। इसके अंतर्गत क्या है, इसके अंतर्गत थोड़ी सी कुछ विशेषताएं दी गई हैं। उसमें सबसे पहली जो विशेषताएं हैं, इसमें जो कंपनी के अधिकार हैं उसे 20 वर्षों के लिए अधिकार पत्र के द्वारा बढ़ा दिया गया। यहाँ पर कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। जो कंपनी थी भारत में, उसका जो अधिकार है, अगर हम यहाँ पर रहेंगे, व्यापार करेंगे, ठीक है, तो उसके अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। नंबर 2 में देखते हैं, जो कंपनी है, भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया था। भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार, मतलब जो कंपनी, जो खाली एक कंपनी ही यहाँ पे व्यापार कर सकती थी, उसी एकाधिकार को 1813 का चार्टर अधिनियम है उसके द्वारा छीन लिया गया। लेकिन उसे फिर भी चीन के साथ व्यापार के संबंध में और पूर्वी जो देश हैं उनके व्यापार के संबंध में
जो चाय का व्यापार करते थे उनके साथ, उसमें उन्हें एकाधिकार प्राप्त रहा। लेकिन क्या है, भारत के साथ जो है एकाधिकार प्राप्त नहीं रहा। भारत के साथ साथ भारत में ब्रिटिशों के साथ साथ और भी अन्य जो लोग हैं वो व्यापार करने आने लगे और वे आते रहे। तो यहाँ इसके बाद इसके मतलब चीन के साथ व्यापार और पूर्वी देशों के साथ जो चाय के व्यापार थे उनके, वे 20 वर्षों के लिए उन्हें बाद में भी एकाधिकार प्राप्त रहा। नंबर 3 देखते हैं, कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। कुछ सीमाएं थी जिनमें पहले क्या है, ब्रिटिश नागरिकों के उसमें उधर आ नहीं सकते थे ब्रिटिश नागरिक। लेकिन क्या है, इसके बाद 1813 के चार्टर अधिनियम के बाद ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ जो व्यापार है वो खोल दिया गया और जो ब्रिटिश थे वे सभी जगह व्यापार करने लगे। और इसके बाद क्या होता है 1813 में ही पादरी, जो ईसाइयों के धार्मिक गुरु होते हैं पादरी, तो क्या है कि 1813 के अधिनियम से पहले भारत में उनका जो आना था वो कम था, या ऐसा कह सकते हैं कि वे आते ही नहीं थे, उनका आना बंद कर रखा था। क्योंकि भारत में क्या है, मुस्लिम राजा थे और मुस्लिम राजा होने के कारण नंबर 4 देखते हैं, 1813 से पहले यहाँ पर पादरी नहीं आ सकते थे। पादरी यानी कि जो ईसाइयों के धर्म गुरु हैं वे 1813 से पहले यहाँ पर नहीं आ सकते थे। लेकिन 1813 के बाद उनका यहाँ पर आवागमन खुल गया, वे आराम से यहाँ पर आना जाना कर सकते थे और जो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार है उसे भी यहाँ पर वे कर सकते थे। तो इससे आगे देखते हैं, तो देखते हैं 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 का जो चार्टर अधिनियम है वो ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में एक निर्णायक कदम साबित हुआ। इसके अंतर्गत निम्न विशेषताएं हैं, अभी हम एक एक करके पढ़ेंगे। जो कंपनी के जो व्यापारिक मामले हैं वे भारत में एकदम उन्हें खत्म कर दिया गया। भारत में सिर्फ खाली उन कंपनी का जो काम है वो सिर्फ शासन का रह गया और धीरे धीरे जो 1833 का अधिनियम था उसके अनुसार ये निम्न प्रावधान हुए जिन्हें हम एक एक करके देखेंगे। तो देखते हैं 1833 का चार्टर अधिनियम। पहला जो इसमें विशेषता है 1833 के अधिनियम की वो है कि यह एक केंद्रीकरण की दिशा में एक निर्णायक जो है अधिनियम साबित हुआ। केंद्रीकरण से क्या मतलब है, केंद्रीकरण क्या है, जो भारत है, जो ब्रिटिश भारत है वहाँ क्या है, एक सत्ता बन गई, एक ऐसी सत्ता जो पूरे देश को चला रही है। और वो सत्ता कौन थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, पूरा बोल देते हैं तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उसी के अनुसार पूरे भारत में सत्ता का संचालन हो रहा था। कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार हैं वे पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। जो व्यापारिक अधिकार है वे पूर्णतः समाप्त कर दिए गए और जो उन्हें खाली शासन का कार्य दिया गया। उसके बाद जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसे भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया। पूरे भारत का गवर्नर जनरल, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे पूरे भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। और उसके बाद जो कंपनी का कार्य था वो ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र शासन करना रह गया, ये मैं बता चुका हूं पहले। भारत में जो दास प्रथा थी उसको 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा विधि विरुद्ध घोषित किया गया। विधि विरुद्ध का मतलब यानी कि जो कानून के अनुसार क्या है वो गलत है। दास प्रथा यानी कि कोई भी किसी को गुलाम नहीं बना के रख सकता और कोई किसी का गुलाम नहीं है। और 1843 का जो समय था उसमें दास प्रथा को बिल्कुल खत्म कर दिया गया। यहाँ देखेंगे 1843 में
जो दास प्रथा है उसका उन्मूलन कर दिया गया है। नंबर 6 देखते हैं। जो धारा सदस्य है उसके अधीन किसी भी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, वंश और रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराया जाए। मतलब जो धारा 87 है उसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, वंश या मूल रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराया जाए। अगर वह अयोग्य है तो क्या है, उसे अच्छे तरीके से नौकरियों में और अन्य जो स्थान है उनमें जगह दी जाए। संपूर्ण भारत के लिए एक ही बजट तैयार होने लगा। संपूर्ण भारत के लिए एक ही बजट तैयार होने लगा। एक ही जो केंद्रीय सत्ता थी वो क्या है, पूरे भारत के लिए बजट तैयार करने लगी। भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया और इस कार्य के लिए एक विधि आयोग बनाया गया और इस आयोग के जो अध्यक्ष थे वो यहाँ पर लॉर्ड मैकाले इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष बने, जो विधि आयोग बनाया गया। तो यह 1833 के चार्टर अधिनियम के थोड़े से विशेषताएं थी, थोड़ी सी हमने इनको देखा। और अब देखते हैं 1853 का चार्टर एक्ट, और उसके बाद 1858 का एक्ट आएगा जो हम ताज के शासन के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो देखते हैं 1853 का चार्टर अधिनियम, इसके अंतर्गत कौन कौन सी विशेषताएं हैं इन पर गौर करेंगे। इसके अंतर्गत बताया गया है कि सेवा में जो सेवाएं होती थी, नौकरियां, उनमें जो है नामजदगी का सिद्धांत उसे समाप्त कर दिया गया। नामजदगी का सिद्धांत में किसी को कोई बड़ा व्यक्ति हुआ उसे सेवाओं में ले लिया गया। कोई अंग्रेज हुआ, अंग्रेजों को जो है अपने आप खुद सेलेक्ट कर लिया जाता था किसी भी पद पे। लेकिन जो भारतीय थे उन्हें किसी भी सेवाओं में नहीं लिया जाता था। लेकिन जो 1853 का चार्टर एक्ट है उसके अनुसार क्या है, सभी को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर यहाँ पे प्रतियोगी परीक्षाएं होने लगी और इसके आधार पर जो सेवाएं हैं, जो पद हैं, उनको भरने की व्यवस्था की गई। इसके बाद इसकी विशेषता है गवर्नर जनरल की जो परिषदें हैं उनको विधायी और प्रशासनिक कार्यों के लिए अलग अलग कर दिया गया और इसके तहत परिषदों में 6 नए पार्षद और जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। दोबारा देख लेते हैं। गवर्नर जनरल की जो परिषद है उसके विधायी मामले और प्रशासनिक मामले, विधायी का मतलब है जो नीतियां बनाते हैं और प्रशासनिक जो नीतियों को लागू करते हैं, जो प्रशासनिक कार्य हैं विधायी कार्यों से अलग कर दिए गए। और इसके तहत जो है इस परिषद में 6 नए पार्षद और जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। तो ये 1853 के जो अधिनियम है, चार्टर अधिनियम, उसकी कुछ विशेषताएं थी। तो अब नेक्स्ट देखेंगे 1858 का अधिनियम, जो कि ताज के शासन के अंतर्गत आता है। हम यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड करके इनको पढ़ रहे थे। पहला 1773 से 1857 तक और दूसरा 1858 से 1947 तक। तो अभी हम सिर्फ यहीं तक इसको रखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम 1858 के अधिनियम से 1947 के भारत शासन अधिनियम तक इसे कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए बस यहीं तक रखते हैं 1853 के अधिनियम तक, और नेक्स्ट वीडियो में 1858 के अधिनियम से शुरू करेंगे। ये जो हमारा वीडियो है, ये राइटिंग जो मैं इसमें ज़्यादा इसीलिए करता हूँ क्योंकि आपको मैं बोल तो रहा ही हूँ लेकिन जो लिखा हुआ है उसके अनुसार ज़्यादा समझ में आता है। अगर कहीं पे मैं समझाने में असमर्थ रहता हूँ तो आप यहाँ पे
देख करके उसको समझ सकते हो। अगर ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं लग रहा है कि किस तरीके से समझाया जा रहा है या लिखा जा रहा है, तो आप कमेंट में इसे बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो थोड़ा सा इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।